हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे बेल्ट्रॉन की एक रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसके तहत हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो पैकेज है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, उस पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके कुछ डिटेल हम लोग देख रहे हैं। तो लास्ट वीडियो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत एक टैब जो है इंपॉर्टेंट टैब, जिसे बोला जाता है मेलिंग्स टैब, उसके अंतर्गत एक फीचर है मेल मर्ज। तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, क्योंकि एग्जाम जो अभी कंडक्ट हो रहे हैं उसमें मेल मर्ज से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं और कैंडिडेट इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि मेल मर्ज क्या बहुत लंबा चौड़ा चीज़ है। तो उसे मैंने बहुत ही सरल भाषा में उस वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की है, जिसमें मैंने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करवाया है और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी डिस्कस किए हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का रिवीजन सीरीज मॉडल सेट 4। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल सेट 4 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। क्वेश्चन नंबर 1, एमएस एक्सेल में फ्रीज पैन्स नाम की एक सुविधा है, यानी कि फीचर है। यह क्या कार्य क्षमता प्रदान करती है? यह सवाल यही पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल में जो फ्रीज पैन फीचर होती है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वह कौन सी कार्य क्षमता हमें प्रदान करती है। क्या वह डेटा को सिक्योर करती है, यानी कि डेटा को सुरक्षित करती है? क्या वह डेटा को छुपाती है, ऑप्शन बी, या फिर ऑप्शन सी स्प्लिट विंडो, मतलब कि अगर ये विंडो जो दिख रहा है यह हमें सिंगल विंडो दिख रहा है तो क्या इसे दो पार्ट में वह बांटती है? या फिर ऑप्शन डी, लॉकिंग रोज एंड कॉलम्स, रो और कॉलम को लॉक करती है। तो इसका राइट आंसर होगा लॉकिंग रोज एंड कॉलम्स। हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे उसमें फ्रीज पैन से क्या होता है, कैसे रो और कॉलम को लॉक किया जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। आप एक्सेल में किसी संपूर्ण वर्कशीट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? तो एक रो को सिलेक्ट करना होता है, एक कॉलम को सिलेक्ट करना होता है, लेकिन यहाँ सवाल पूछा जा रहा है पूरे के पूरे वर्कशीट को एक बार में हम लोग कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा क्लिक द कॉर्नर बटन। जो यह एक्सेल सीट होता है उसमें यहाँ यहाँ हमारा कॉलम स्टार्ट होता है ABCD और यहाँ रो स्टार्ट होता है 1 2 3। इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक कॉर्नर में बटन होता है, जैसे ही उस पर हम लोग क्लिक करेंगे पूरा का पूरा जो वर्कशीट है वह सिलेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप एक्सेल में किसी सेल पर मुद्रा फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं? मतलब कि कोई एक सेल है, उसके अंतर्गत हम लोग करेंसी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं? क्या उस सेल पे राइट क्लिक करके चूज फॉर्मेट सेल्स हम लोग चुनेंगे, या फिर ऑप्शन बी डॉलर बटन जो कि होम टैब पे स्थित होता है उसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, या फिर ऑप्शन सी कंट्रोल शिफ्ट के साथ डॉलर बटन प्रेस करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जो क्वेश्चंस हैं उसे मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, दो एक्सेल सीट्स की साथ साथ तुलना करने के लिए आपको किस सुविधा का उपयोग करना चाहिए? तो एमएस एक्सेल में दो शीट है, जैसे शीट 1 और शीट 2, हम दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं एक बार में। तो अब ऐसा बेसिकली होता क्या है, एक्सेल में एक बार में कोई एक ही शीट दिखता है, या तो शीट 1 दिखेगा या शीट 2 दिखेगा, जिस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन यह सवाल पूछ रहा है कि अगर दोनों को हमको कंपेयर करना है साथ साथ में, तो हमें एक शीट इधर रखना होगा, एक शीट इधर रखना होगा, मतलब एक ही पेज पे। वह हम किस सुविधा का उपयोग करके कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा व्यू साइड बाय साइड। अब चलिए 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, अब हम लोग एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, तब हमें यह 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से जहन में बस जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है एमएस एक्सेल का इंटरफेस। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछ रहा था कि हम फ्रीज पैन से क्या कर सकते हैं, फ्रीज पैन मतलब कौन सा फीचर हमें प्रदान करती है। तो उसका राइट आंसर था रो और कॉलम को वह लॉक करती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर के यह जो है यह कॉलम डिनोट कर रहे हैं अल्फ़ाबेट से, और यह जो डिनोट कर रहा है यह रो डिनोट कर रहा है नंबर से। तो हमें यह पूछा जा रहा है कि हम फ्रीज पैन से कैसे लॉक कर सकते हैं। तो अभी देखिए, जब मैं स्क्रॉल करके नीचे जा रहा हूँ, नीचे की रो की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो देखिए ऊपर के जो टेबल है वो सारे के सारे स्क्रॉल हो जा रहे हैं। मतलब कि यहाँ पहले कॉलम में लिखा हुआ है प्रोडक्ट और दूसरे में प्राइस लिखा हुआ है। तो सपोज करिए यह टेबल बहुत बड़ा है, मतलब 50-60 रो का, तो हम लोग नीचे करते जाएंगे, यहाँ हमें सिर्फ नंबर दिखेगा, तो हमें पता नहीं चलेगा कि यह किस चीज़ का प्राइस है, क्या यूनिट प्राइस है, अमाउंट है, या फिर प्रोडक्ट का नाम है। ये सब चीज़ हमें पता नहीं चल पाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को लॉक कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ व्यू टैब में जब जाएंगे तो यहाँ पूछा जा रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं फ्रीज पैन्स करके। फ्रीज पैन के नीचे छोटा सा एरो बटन है, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे
यहाँ पूछ रहा है फ्रीज टॉप रो। तो जैसे ही हम लोग फ्रीज टॉप रो पे क्लिक करेंगे, अब जब स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखिए मैं कितना भी नीचे जा रहा हूँ, पहला रो जो है वह लॉक हो चुका है। मतलब कि यह स्क्रॉल नहीं होगा, यह नहीं छिपेगा, यह जहाँ है वहीं पे लॉक हो गया है। अब इसे अनफ्रीज करने के लिए फिर मैं अनफ्रीज पैन पे क्लिक करूंगा, तो यह देखिए फिर से यह अनफ्रीज हो गया और यह भी स्क्रॉल होने लगा। अब फ्रीज पैन्स में एक और ऑप्शन है फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम ये हो गया। अब जब हम लोग इधर राइट साइड की तरफ स्क्रॉल कर रहे हैं तो देखिए पहला कॉलम भी स्क्रॉल हो रहा है, मतलब कि सारे के सारे कॉलम स्क्रॉल हो रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे जैसे क्लिक कर दूंगा और इधर होऊंगा तो देखिए पहला कॉलम है वह लॉक हो गया। फिर इसे अनफ्रीज करने के लिए अनफ्रीज पैन्स पे क्लिक करूंगा, तो ये देखिए मैं राइट साइड कर रहा हूँ तो अभी कोई भी ना रो फ्रीज है ना ही कॉलम फ्रीज है। तो यह होता है फ्रीज पैन का फीचर। अब क्वेश्चन नंबर 2 था कि एमएस एक्सेल में आप पूरे वर्कशीट को एक बार में कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कॉर्नर बटन क्लिक करके, यहाँ देखिए कॉर्नर बटन है, इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया यह पूरा का पूरा वर्कशीट सेलेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 था कि आप किसी सेल में करेंसी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो उसमें पहला ऑप्शन था कि उस सेल पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, तो इस सेल पे अभी हम लोग एक्टिव हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमें बोला गया था राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल्स पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह देखिए कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स हमें खुल जाएगा फॉर्मेट सेल्स नाम से। उसमें नंबर है, कैटेगरी के अंदर हम लोग जाएंगे तो यहाँ करेंसी है। अभी करेंसी क्या दे रहा है, डॉलर। जैसे ही हम लोग ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे डॉलर सिंबल आ गया। अब फिर से हमें इसे चेंज करना है तो हम लोग दूसरे ऑप्शन से करते हैं। दूसरा ऑप्शन बोल रहा था यूज द डॉलर बटन ऑन होम टैब। तो होम टैब आप देख सकते हैं, अभी हम लोग होम टैब के अंतर्गत हैं। इसमें नंबर्स में यहाँ पे है डॉलर बटन। इस पे जैसे ही इसके बगल में एक छोटा सा एरो है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो बहुत सारे करेंसी फॉर्मेट हमारे सामने आएंगे। जैसे डॉलर हो गया यूनाइटेड स्टेट का, फिर यूरो है यूनाइटेड किंगडम का, चाइनीज येन है, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स इसमें हम लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ जाएंगे करेंसी में हम लोग चूज़ कर सकते हैं, रुपीज़ हम लोग चूज़ करेंगे तो इंडिया में आएंगे। हम लोग चूज़ करने के लिए रुपीज़ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे तो ये देखिए हमारा जो करेंसी फॉर्मेट है वह रुपीज़ में आ गया। तो इसे हमने ऑप्शन 2 यानी कि डॉलर बटन जो कि होम टैब पे स्थित होता है उसका इस्तेमाल करके किया। तीसरा ऑप्शन था कंट्रोल शिफ्ट के साथ डॉलर हमें प्रेस करना, तो जब वो हम लोग प्रेस करेंगे इसके ऊपर करेंसी फॉर्मेटिंग आ जाएगी। तो चलिए अब हम लोग एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है सेल्स की श्रेणी यानी कि रेंज के औसत मूल्य एवरेज की गणना करने के लिए आप किस फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो यह सवाल यही पूछ रहा है कि कोई भी एक रेंज है, जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ रेंज A1 से लेके A10 तक, मतलब कि कॉलम के पहले रो से लेके ए कॉलम के 10वें रो के बीच में जो भी डेटा रहेगा उनका हमें एवरेज कैलकुलेट करना है। तो मैनुअली तो यह हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ जो भी नंबर्स हैं उसे हम लोग ऐड करेंगे बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तब हमारा एवरेज आ जाएगा। लेकिन एमएस एक्सेल में जब हमें किसी फॉर्मूला का उपयोग करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, यानी कि इक्वल टू एवरेज, या ब्रैकेट ओपन होने के बाद हमें यह रेंज देना होगा, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यह जो भी रेंज है सिलेक्टेड रेंज उसका एवरेज निकाल के दे देगा, यानी कि औसत मूल्य। अब क्वेश्चन नंबर 6 है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा की श्रेणी यानी कि रेंज में सबसे छोटी संख्या खोजने के लिए आप किस फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो यह पूछ रहा है कि किसी रेंज में, जैसे कि इसी रेंज का मैं एग्जांपल लेता हूं, रेंज A1 से लेके A10 में हमें ढूंढना है कि सबसे छोटी, इन सब में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, उसके लिए एक फंक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इक्वल टू मिनिमम, और फिर ब्रैकेट ओपन होने के बाद हम लोग रेंज देंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तब इस रेंज में जो सबसे छोटी संख्या होगी वह हमारा आंसर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है आप किसी एक्सेल वर्कशीट पर सेल्स के भीतर फॉर्मूलाज को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल के साथ हमें ये जो कॉमा, ऊपर का कॉमा होता है सिंगल कॉमा, हमें वो प्रेस करना होगा। तो ये हमें मिल सकता है कीबोर्ड के जो एस्केप बटन होता है, एस्केप बटन के नीचे एक बटन होता है जो कुछ इस तरीके का सिंबल होता है उसके ऊपर, तो यह हमें कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तब यह सिंबल आ जाएगा। अब यह पूछ रहा है कि वर्कशीट पर सेल के भीतर फॉर्मूलाज। देखिए इस सवाल को समझिए, सेल्स है, सेल्स पे जब हम लोग जनरली क्या होता है हमें नंबर्स दिखाई देते हैं, जब हम उस पर क्लिक करते हैं, कोई फॉर्मूला जब हम लोग अप्लाई किए रहते हैं उस सेल पे जब हम लोग क्लिक करेंगे, जैसे कि यह सेल है,
इसमें इस पे हमें सपोज करिए एक नंबर दिख रहा है 1 2 3 4। इस पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यह 1 2 3 4 सेलेक्ट हो जाएगा और ऊपर फॉर्मूला बार में यह दिखा देगा कि इस पे कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है। तो जैसे सपोज करिए इस पे फॉर्मूला लगा हुआ है इक्वल टू सम और ऊपर के सेल्स का यह एडिशन है। तो यह फॉर्मूला जो है फॉर्मूला बार में दिखाएगा, लेकिन सवाल पूछ रहा है कि इस सेल में हमें फॉर्मूला देखना है, तब हम लोग कैसे उसे देख सकते हैं। तो कंट्रोल के साथ जब ये बटन प्रेस करेंगे तो हमें इस सेल के अंदर ही फॉर्मूला दिखाई देगा। हम लोग इसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, एमएस एक्सेल में टेक्स्ट को अपर केस में बदलने का फंक्शन क्या है। तो इसमें मैंने फंक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी आए, पैटर्न चेंज हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इक्वल टू अपर। तो अपर केस में बदलने का मतलब कि कोई टेक्स्ट लिखा हुआ, जैसे कि यहाँ देखिए सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में है, अब हमें इसे कैपिटल में कन्वर्ट करना है, एक सेल का या फिर मल्टीपल सेल का, एक से ज़्यादा सेल का। तो सबको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू अपर और उसके बाद हम इसके अंदर रेंज देंगे, मतलब जिस सेल से लेके जिस सेल तक में हम चाहते हैं कि टेक्स्ट अपर केस में बदल जाए यानी कैपिटल लेटर में बदल जाए, वह रेंज देके हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो सारे जो उस रेंज के अंतर्गत जो टेक्स्ट होंगे वह कैपिटल लेटर में तब्दील हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, एमएस एक्सेल में किसी भिन्न शीट में स्थित सेल से डेटा प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो यह क्वेश्चन समझिए, यह बोल रहा है शीट, जैसे एक वर्कशीट में एक से ज़्यादा शीट्स हैं, जैसे कि शीट 1, शीट 2, शीट 3। सपोज करिए हम लोग शीट 3 पे हैं और शीट 1 के किसी एक सेल के डेटा को हम लोग उसे रेफरेंस कर रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा रेफरेंसिंग, मतलब कि शीट 3 के A10 पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि शीट 1 के सेल जो है A5 को हमें रेफरेंस करना है, तो हम लोग उसे रेफरेंसिंग के जरिए कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, एमएस एक्सेल में एक संख्यात्मक मान यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू को लेबल मूल्य में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब कि इसे हम लोग कब मानेंगे कि कोई न्यूमेरिक वैल्यू है वह लेवल वैल्यू है, इसके आगे क्या लगा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा एपिस्ट्रॉफी। जैसे कि न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि कोई भी नंबर, जैसे कि 1 हो गया, 2 या 3, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है। जब इसके आगे, इस नंबर के आगे एपिस्ट्रॉफी लगा होगा, एपिस्ट्रॉफी का सिंबल ये होता है, अगर यह एपिस्ट्रॉफी लगा हुआ होगा तो यह एक लेवल वैल्यू है। अब लेवल वैल्यू और न्यूमेरिक वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है मैं ये समझा देता हूँ, प्रैक्टिकल करके भी बता दूंगा। जैसे 2 सेल है, 2 सेल में हमने डेटा लिखा है जैसे कि 5 और 4, तो यह दोनों एक न्यूमेरिक वैल्यू है। और तीसरे सेल में हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों सेल का एडिशन कर रहे हैं, तो यह ऐड करके जब सम फॉर्मूला लगाएंगे तो यह ऐड करके 9 हमें आंसर देगा। लेकिन अब इसके आगे हम लोग एपिस्ट्रॉफी जब लगा दे रहे हैं और फिर सम फॉर्मूला लगाएंगे इन्हीं दोनों सेल के लिए, तो यह कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, यहाँ 0 आंसर देगा, क्योंकि इसे एक लेबल वैल्यू समझ रहा है, ना कि इसे नंबर समझ रहा है एमएस एक्सेल। इसे जब प्रैक्टिकल करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए एक बार प्रैक्टिकल करके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोल रहा था कि किसी सेल में हम लोग फॉर्मूला को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जैसे कि यह एक सेल है, इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ऊपर यहाँ देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला बार में इक्वल टू सम D2 से लेके D6 तक ये एडिशन किया गया है, यानी कि D2 यहाँ से लेके यहाँ तक का एडिशन है इसमें। लेकिन यह फॉर्मूला तो हमें ऊपर फॉर्मूला बार में डिस्प्ले हो रहा है। अब हम चाहते हैं इस सेल के अंतर्गत जो भी फॉर्मूला लगा हुआ है वह डिस्प्ले हो। तो हम लोग कंट्रोल के साथ जब इस बटन को क्लिक करेंगे तो यह देखिए जितने भी सेल्स में फॉर्मूला लगे हुए थे सब में फॉर्मूला है। इसमें अमाउंट में भी फॉर्मूला लगा हुआ था। यह क्या कर रहा था, प्राइस और यूनिट को मल्टीप्लाई करके यहाँ अमाउंट बता रहा था। अब हम लोग वापस से जब जाएंगे तो यह देखिए उसी तरीके का यहाँ दिखा रहा है। इस पर क्लिक कर रहे हैं, ऊपर देखिए फॉर्मूला लगा हुआ है B2 यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन है, इसमें यहाँ दे रहा है इक्वल टू B2 इंटू C2। अब कहाँ कहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है तो हम लोग कंट्रोल के साथ उस बटन को क्लिक करेंगे तो यह देखिए सारे में यह फॉर्मूला दिखा दे रहा है। मतलब कि इसमें जो है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, फिर इसमें इन दोनों रो का मल्टीप्लिकेशन है। तो यह हमने समझ लिया फॉर्मूला को देखना किसी सेल में। अब एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू को लेबल वैल्यू कब समझा जा सकता है। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एक सेल में हमने लिखा 5 और दूसरे सेल में हम लोग लिख रहे हैं 4, फिर तीसरे सेल में इन दोनों का हम लोग एडिशन कर रहे हैं। तो इस सेल पे क्लिक करके जैसे ही हम लोग ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो यह पूछेगा किन दोनों का, तो B3 और B4 का सम, और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ये देखिए 9 इसका आंसर दे दिया। ऊपर फॉर्मूला में भी डिनोट कर रहा है, फॉर्मूला बार में इक्वल टू सम B3 और B4 का। अब हम लोग क्या कर रहे हैं,
इस नंबर के आगे एपोस्ट्रॉफी लगा दे रहे हैं, तो एपोस्ट्रॉफी हमने लगा दिया और 4 के आगे भी हमने एपोस्ट्रॉफी लगा दिया। अब इसमें जब हम लोग सम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ देखिए तो यह रेंज पूछ रहा है, इसका रेंज, और फिर उसके बाद हम लोग दे रहे हैं यह, और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ये देखिए हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है। फॉर्मूला तो वही लगा हुआ है, B3 और B4 का सम करना है, लेकिन हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 0, क्योंकि इसे एक्सेल जो है एपोस्ट्रॉफी लगने के बाद एक नंबर के आगे इसे यह एक लेबल मान रहा है, ना कि इसे एक न्यूमेरिक डिजिट मान रहा है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया, अब हम लोग MCQ की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, इनमें से किसका उपयोग करके एक ही सूत्र यानी कि फॉर्मूला में एकाधिक गणना यानी कि मल्टीपल कैलकुलेशन की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा एरे फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, यह क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि हम लोग ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला एक्चुअली एरे फॉर्मूला MS एक्सेल के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं होता, बल्कि यह एक फंक्शन है एरे, जिसके तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेल या फिर मल्टीपल सेल में हम लोग क्या करेंगे, उसमें एक से ज़्यादा कैलकुलेशन कर सकते हैं। जनरली हम लोग तो एक ही कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि इक्वल टू सम किसी एक सेल में, या फिर इक्वल टू एवरेज करेंगे, या फिर इक्वल टू मीन, कोई एक फॉर्मूला ही हम लोग एक सेल में लगाएंगे। लेकिन यहाँ जब मल्टीपल फॉर्मूला लगाना है तब इस एरे फॉर्मूला में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। एरे फॉर्मूला बाय डिफ़ॉल्ट उपलब्ध नहीं होता है, हमें नॉर्मल फॉर्मूला को एरे में कन्वर्ट करना होता है। तो इसे हम प्रैक्टिकल करके एक बार देख लेते हैं। तो चलिए आप वापस से हम लोग आ गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंटरफेस पे, और एरे फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट होता है उसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें प्रोडक्ट है, उनके प्राइसेस हैं और कितने यूनिट खरीदे गए, यूनिट के हिसाब से फाइनल अमाउंट। तो हार्ड डिस्क, अगर एक हार्ड डिस्क का कीमत 6500 है तो एक यूनिट के हिसाब से उसकी प्राइस 6500 हो गई। अब मॉनिटर है 5500 उसका प्राइस है, और 2 यूनिट का 11000 हो गया। मतलब इस सेल को और इस सेल का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे अमाउंट में दिखा रहा, और यह टोटल जब इन सबको हम लोग ऐड करेंगे तो यह टोटल एक तरीके का बिल है। अब यहाँ फॉर्मूला जो है, यहाँ ऊपर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन हमें इसी फॉर्मूला को एरे में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इन सब डेटा को जो फॉर्मूला लगा हुआ है उसे हम डिलीट कर देते हैं, और वापस से नए सिरे से हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग एरे में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कोई भी फॉर्मूला अभी नहीं लगा हुआ है, सब सेल्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब टोटल पे हम लोग जाएंगे, फॉर्मूला हमें वही लगाना है। यहाँ क्या है, टोटल इसका सम है, तो इक्वल टू सम लिखेंगे हम लोग, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद इन सारे सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग इनटू प्रेस करेंगे, क्योंकि इनका एक एक यूनिट को ऐड करते जाना है, प्राइस को इसके साथ ऐड करना है, दूसरे मॉनिटर को इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना है नीचे वाले में। फिर उसके बाद हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ हमें एंटर नहीं प्रेस करना है, ब्रैकेट बंद करने के बाद हमें एंटर नहीं प्रेस करना है। हमें क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर जब हम लोग प्रेस करेंगे तो यह देखिए हमारा टोटल अमाउंट जो है 21600 आ गया, जितना आना था। और फॉर्मूला अब हम लोग ऊपर चल के देखते हैं। देखिए फॉर्मूला बार में फॉर्मूला किस तरीके से डिनोट कर रहा है, ब्रैकेट के अंदर रेंज है और उसके बाद यह कर्ली ब्रैकेट लग गया है। तो जिस भी फॉर्मूला के आगे कर्ली ब्रैकेट लग गया है वह एरे फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। तो इस सेल में भी हम लोग एरे फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसमें क्या करना है, इस प्राइस को इस यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वल टू करेंगे, यह पूरे रेंज को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, फिर बीच में N2 का साइन देंगे और इस यूनिट के पूरे सेल को। अब हमें यहाँ एंटर नहीं प्रेस करना है, हमें कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर जब हम लोग प्रेस करेंगे और ऊपर जब हम लोग फॉर्मूला बार में आ रहे हैं तो देखिए यह फॉर्मूला के आगे कर्ली ब्रैकेट लग गया, यानी कि यह एक एरे फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला को क्लिक करके ड्रैग कर देंगे तो यह देखिए सारे में एरे फॉर्मूला लग गया, और यह उसका टोटल है। आप देख सकते हैं सारे में कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला को एरे फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिए। अब चलिए वापस से हम लोग MCQ पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, MS एक्सेल में विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ एडिट और क्लियर कमांड। मतलब कि एडिट और क्लियर जो एक कमांड होता है MS एक्सेल में, इन नीचे दिए गए ऑप्शंस में से उनका फंक्शन क्या नहीं है। क्या एडिट से डिलीट कंटेंट्स होता है, तो हाँ यह होता है। डिलीट नोट्स होता है, तो हाँ यह होता है। डिलीट सेल्स, तो यह नहीं होता। सेल्स को यह डिलीट नहीं करता, डिलीट फॉर्मेट्स को भी यह करता है। तो एडिट और क्लियर से क्या होता है, जैसे कि यह सेल है,
किसी भी एक्सेल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके कंटेंट को, मतलब इस सेल के अंतर्गत जो भी लिखा गया है, ए है या फिर कोई नंबर है, उसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं। डिलीट नोट्स, अगर इसके अंदर कोई हम लोग नोट्स दे रहे हैं तो वह भी डिलीट किया जा सकता है, लेकिन पूरा का पूरा सेल को डिलीट नहीं किया जा सकता एडिट या क्लियर कमांड से। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा डिलीट सेल्स, यह नहीं कर सकता। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, आप डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में कैसे पुनर्व्यवस्थित करते हैं। मतलब कि किसी डेटा को, एक रेंज में डेटा है, कोई टेबल बना हुआ है, उसमें आप चाहते हैं कि डेटा जो है या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहे, तो आप लोग इसे कैसे अरेंज कर सकते हैं एक्सेल में। तो इसका राइट आंसर होगा डेटा शॉर्ट। डेटा शॉर्ट करने के लिए हम लोग एक रेंज को सिलेक्ट करेंगे, फिर ऊपर होम टैब के अंतर्गत शॉर्ट रहता है, शॉर्ट पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे पूछेगा कि आप डेटा को किस तरीके से अरेंज करना चाहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जो भी ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो यह टेबल में डेटा जो है उस तरीके से अरेंज करके हमें दे देगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सेल में कौन सा चार्ट बनाया जा सकता है, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। आप लोग MS एक्सेल में इंसर्ट में जाके देखिएगा चार्ट में, तो उसमें बहुत सारे चार्ट ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। एरिया चार्ट होता है, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, हिरार्की चार्ट, पाई चार्ट, ये सब सारे चार्ट अवेलेबल रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, MS एक्सेल में हाउ डू यू रैप द टेक्स्ट इन अ सेल। ये कहने का मतलब है कि आप MS एक्सेल के किसी सेल में टेक्स्ट को रैप कैसे करते हैं। तो जब ये प्रैक्टिकल करेंगे तब हमें इस वर्ड का मतलब समझ में आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा फॉर्मेट सेल्स अलाइनमेंट। इस तरीके से भी हम लोग टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं, और दूसरा उसका डायरेक्ट बटन दिया रहता है टेक्स्ट को रैप करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द एंटायर कॉलम। मतलब कि पूरे कॉलम को, जैसे कि यह A B C कोई कॉलम है, हम लोग चाहते हैं या पूरे कॉलम को हाईलाइट करें, तो यह किस तरीके से होगा, कौन सा शॉर्टकट की है। तो इसका राइट आंसर होगा Ctrl+Space बार। यह प्रैक्टिकल में हम लोग समझ लेंगे अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, शीट 1 से शीट 3 पर सेल A10 को संदर्भित करने के लिए सही तरीका क्या है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मल्टीपल शीट है, 1 2 3, हम लोग अभी शीट 1 पे हैं और हम लोग क्या चाहते हैं कि शीट 3 से एक सेल है, सेल A10, उसमें कोई डेटा मौजूद है, उसे हमने कंपेयर करना है या फिर उसे वैल्यू हमें देखना है। तो हम लोग शीट 1 पे रहते हुए इस डेटा को कैसे हम लोग रेफरेंस कर सकते हैं, तो उसका तरीका यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमें लिखना है शीट 3, फिर बीच में यह एक्सक्लेमेशन मार्क देना है और यह सेल को हमें लिखना है। तो यह सेल हम लोग लिख भी सकते हैं, और उस सेल पे जब हम लोग क्लिक करेंगे, सेल A10 यानी कि एक कॉलम के 10वें रो पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यह सेल जो है डिनोट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं, विच सेटिंग यू मस्ट मॉडिफाई टू प्रिंट अ वर्कशीट यूजिंग लेटर हेड। तो मतलब कि MS एक्सेल में कोई वर्कशीट को हमें प्रिंट करना है, लेकिन एक लेटर हेड पे। तो कंपनी का लेटर हेड किस तरीके से होता है, एक या पेज होता है, उसका A4 साइज से बड़ा साइज होता है, शायद A5 होता है, उसके ऊपर कंपनी का डिटेल ऊपर लिखा रहता है, कंपनी का नाम, लोगो होता है और कुछ डिटेल्स जैसे कि एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डिटेल्स लिखा होता है। यहाँ से फिर कंटेंट उनका ये हम लोग टाइप कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। तो यह पूछ रहा है कि अगर आप MS एक्सेल में काम कर रहे हैं तो लेटर हेड पे आप प्रिंट करने के लिए आप क्या सेट करिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा मार्जिन। हमें मार्जिन सेट करना होगा, क्योंकि ऊपर जो ये कंटेंट होते हैं लेटर हेड पे, इसका कुछ मार्जिन होगा। सपोज करिए यह 3 इंच में यह लिखा गया है, तो 3 इंच छोड़ने के बाद फिर यह नीचे कंटेंट प्रिंट होगा। और लेटर हेड में नीचे में भी कुछ बॉटम मार्जिन भी होता है, उसे भी हमें छोड़ना होगा, क्योंकि कंटेंट अगर हम लोग इस मार्जिन को नहीं छोड़ते हैं तो कंटेंट क्या है, वह वाटर मार्क पे या फिर कोई फुटर नोट पे ये हमारा कंटेंट आ जाएगा। इसीलिए हमें मार्जिन सेट करना होगा अगर लेटर हेड पे हम लोग एक्सेल को प्रिंट कर रहे हैं, एक्सेल सीट को प्रिंट कर रहे हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, MS एक्सेल में वी कैन सेव एंड प्रोटेक्ट द वर्कबुक बाय। तो हम लोग वर्कबुक जो भी बना रहे हैं फाइल को, उसे हम लोग कैसे सेव भी कर सकते हैं और प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा एनी ऑफ द अबव। मतलब कि राइट रिजर्वेशन पासवर्ड जब हम लोग लगा देंगे तो कोई भी वो फाइल अगर आपका खोलेगा किसी दूसरे कंप्यूटर पे तो पासवर्ड पूछा जाएगा। फिर दूसरा है प्रोटेक्शन पासवर्ड, तो इसे भी ओपन करने के लिए एक पासवर्ड पूछा जाएगा। फिर रीड ओनली रिकमेंडेड, मतलब कि वह फाइल ओपन तो हो जाएगा लेकिन उसमें कोई एडिटिंग आप लोग नहीं कर सकते हैं। एडिटिंग करने के लिए आपको पासवर्ड देना होगा। वह सिर्फ आप डेटा उसमें से रीड कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें कोई आप एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो
कि कोई भी एक तरीका से हम लोग वर्कबुक को सेव और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 20, उसमें हम लोग देख लेते हैं MS एक्सेल में किसी अन्य फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को क्या कहा जाता है। तो जैसे एक फंक्शन है इक्वल टू सम, उसके अंदर एक और फंक्शन जब हम लोग लगा रहे हैं तो यह सवाल वही पूछ रहा है उसे क्या बोला जाता है, एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा नेस्टेड फंक्शन। नेस्ट मतलब क्या होता है, घोंसला, एक के अंदर एक। तो ठीक उसी तरीके से यह भी कंसेप्ट है कि किसी एक फॉर्मूला के अंदर कोई और फॉर्मूला है तो उसे किस टाइप का फंक्शन बोलेंगे, नेस्टेड फंक्शन। तो चलिए यहाँ कंप्लीट होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मॉडल सेट 4, जिसमें हमने 20 इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस किए डिटेलिंग और प्रैक्टिकल के साथ। आप इसी तरीके के वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं डेली एक मॉडल सेट लेके आऊँगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज से। और अगर आप लोग कंप्यूटर फंडामेंटल के कुछ क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे, जिसमें कंप्यूटर्स नाम से या फिर BSPSCL नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने कंप्यूटर के विभिन्न जो चैप्टर्स हैं उनका थ्योरी पार्ट मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है, बहुत ही आम भाषा में समझाने की कोशिश की है। और उसके बाद उससे रिलेटेड MCQ हैं जो कि एग्जाम्स के पार्ट कहीं ना कहीं रह चुके हैं। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।